सीट टीएमसी के खाते में, कांग्रेस को यहां झटका। तो बंगाल में कांग्रेस को एक सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि यहां गठबंधन लड़ाई लड़ता नजर नहीं आया था, अलग अलग लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेस अकेले, टीएमसी अकेले। तो 22 सीट टीएमसी के खाते में, जबकि 18 सीट बीजेपी के खाते में। राजेश चौधरी जी हालांकि ये मानने के लिए तैयार नहीं, धर्मेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आज नहीं मान रहे तो 4 जून को कैसे मानेंगे? फिर तो ईवीएम की बात भी होगी, ईवीएम को भी नहीं मानेंगे। राजेश जी आवाज नहीं आ रही है। रतनमणि सर, हालांकि हर बात को झुटला देता है, जिसके पक्ष में जाए तो वाह वाह, नहीं जाए तो वाह वाह। अगर हम महाराष्ट्र और बंगाल की बात करें तो ये स्थितियां क्या बताती हैं? एक समुद्र का दूसरा छोर और एक समुद्र के दूसरे छोर पर महाराष्ट्र और बंगाल, एक हिंद महासागर के पास, एक प्रशांत के करीब। देखिए, महाराष्ट्र का पिछले कुछ सालों का जो राजनीतिक डेवलपमेंट है वो हम सब ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस के अलावा जो इंटैक्ट बची हुई है। और इसके अलावा जो 2 क्षेत्रीय दल थे, शिवसेना और एनसीपी, उसमें डिवीजन हुआ, 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा एक तरफ आया और एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में हम देखें तो 6 पार्टियां, या 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ये वहां पे मैदान में थी और अलग अलग समूह बना के। तो वोटर के सामने एक ऊहापोह की स्थिति थी कि वो किसको सही माने, कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है और कौन सी एनसीपी असली एनसीपी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल के तौर पर उभर के आई जो कि जैसी पहले थी वैसे ही आज भी है। देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा थे, वो आज भी हैं, और नितिन गडकरी और इस तरह के तमाम सारे लोग जो पार्टी के बड़े चेहरों में से थे, वो अभी भी पार्टी के साथ मजबूती से एक प्रचार में लगे रहे। तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने जिस तरह से शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाला जो फैक्शन है उसके साथ मिलकर सरकार चलाई थी, उसका हो सकता है कोविड के दौरान जो असर था वो अब तक लोग भूल चुके हों, लेकिन उसके बाद जिस तरह के एक पॉलिटिकल एक स्टैंड चेंज होता रहा कांग्रेस का और शिवसेना का अपने पुराने जो स्टैंड थे उसके विपरीत, तो लोगों में इन दोनों पार्टियों के प्रति जो धारणा है वो थोड़ी बदली है, जिसका फायदा जो आज की शिवसेना है, शिंदे वाला जो फैक्शन है वो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले अजित पवार का जो एनसीपी फैक्शन है, उसको इसका फायदा सर मिला। थोड़ा जल्दी में बंगाल, क्योंकि और भी राज्य बचे हुए हैं। हाँ, और बंगाल की बात करें तो ये बात सही है कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक प्रभुत्व है, जो एक पकड़ है वहां के लोगों पर, और एक लोकल नेता होने के नाते, जुझारू और एक लड़ाका नेता होने के नाते, वो अपील उनकी अभी भी बनी हुई है। लेकिन संदेश खाली को लेकर प्रदेश में जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है उसको लेकर, और लोगों ने जो 10 साल 15 साल में जिस तरह की उम्मीद उनको ममता बनर्जी की सरकार से थी, उसका कोई फल वहां जमीन पे होता हुआ नहीं दिखता। वेस्ट बंगाल की जो लिविंग कंडीशंस है, वहां के समाज की कंडीशन है, वहां के उद्योगों की कंडीशन है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ये तो देखा भी गया है बंगाल में जो चुनावी हवा है, मुद्दों की हवा है, वो अलग ही रहती है। और बात अगर बंगाल की जाए तो वहां पर राजनीतिक दल कुछ अलग तरीके से मेहनत करते भी दिखाई देते हैं। आपके पास हम लौटेंगे और इसी के साथ बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। न्यूज स्टेट पर लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं और न्यूज स्टेट पर जम्मू कश्मीर का सर्वे क्या कहता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 सीट का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान, यानी कि 370 काम कर गया बीजेपी के लिए। 3 सीट मिलने का अनुमान अन्य को, और वहीं ये आपको आंकड़ा बता रहे हैं बीजेपी के खाते में 2 सीट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग यहां पर ये पूरा आंकड़ा एग्जिट पोल का कश्मीर से निकलकर सामने आया है। धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी देखिए, यहां पर बीजेपी की ओर से जो मेहनत की गई है वो कहीं ना कहीं रंग लाती दिखाई दे रही है। 370 की अगर हम बात करें या फिर बाकी मुद्दों की हम बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ये एग्जिट पोल यहां पर दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि तमाम कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगते नजर आए हैं बीजेपी पर, उन्हें जनता ने सिरे से नकार दिया।
देखिए, पूरी तरह से कुछ चीजें ऐसी रही हैं इस पूरे चुनाव में, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, जिस पर विपक्ष कहीं भी कोई प्रॉपर तरीके से जनता के साथ एक संवाद करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि 370 को लेकर पूरे देश में जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह हटाने को लेकर, वो एक अलग चीज थी, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जनता के मिजाज को समझने में विफल रहती है। उनमें से एक मुद्दा ये भी है कि कश्मीर को लेकर लगातार बाकी देश का हिस्सा, क्योंकि जो लौटते हैं वहां से शव, जिस तरह से तिरंगे में लिपटकर बलिदानियों के शव आते हैं, वो गांव से निकले हुए नौजवान होते हैं। हर घर में, हर एक राज्य में वो पहुंचे हैं तिरंगे में लिपटे हुए शव जवानों के, जिनको उनके माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस देश की रक्षा के लिए खड़ा किया। 370 एक ऐसी हर्डल थी जिसको लेकर ये देश हमेशा से सोचता रहा कि आखिर वहां क्यों इस तरह की चीजें हैं, 2 विधान, 2 संविधान, 2 कानून, इस तरह की चीजें, 2 प्रधान। उसका एक जो नारा है, सिर्फ ये एक नारा नहीं है, मैं इसको बीजेपी के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार 2009 से वहां के इलेक्शंस भी कवर करता रहा हूं, चाहे वो टेररिज्म का दौर भी रहा हो, तमाम चीजों पर वहां वाकई एक, चूंकि कुछ गन जो है ये तय कर रही थी आखिर क्या बोलना, और अगर पाकिस्तान का कोई एजेंडा वहां लागू होता है तो उस पर भी लोग सवाल करते थे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज है अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि 370 एक वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को, मुझे लगता है, मुंह की खानी पड़ी है। वहां उस पार्टी को कुछ मिलना नहीं है, और चूंकि घाटी में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, बीजेपी ने उसमें कोई कैंडिडेट भी नहीं दिया, जम्मू रीजन में वो जीत रहे हैं। और घाटी में जो लड़ाई थी, आप ये देखिए, जब किसी ने ये कहा कि 370 हटाने पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा घाटी में, किसी ने कहा कि खून की नदियां, या किसी ने कुछ और कहा, और कुछ नहीं हुआ। आज आप आराम से लाल चौक पर तिरंगे जो लगे हुए, हालांकि और भी राज्य हैं जिनका सर्वे बताएंगे, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, संक्षेप में कहिए, क्योंकि हरियाणा की भी स्थिति हम बताएंगे दर्शकों को। देखिए, हमें जो है 2-3 बातें कहनी है, 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, यहाँ से भी अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक है सर, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, 4 जून को बैठेंगे, तफसील से इस पर बात करेंगे। जो आपके दावे हैं वो हकीकत में तब्दील है, जो सर्वे कह रहे हैं वो हकीकत में तब्दील। हरियाणा की बात कर ले, दर्शकों को बता दे, सर्वे बता दे दर्शकों को, हरियाणा में बीजेपी को थोड़ा नुकसान। न्यूज स्टेट के सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को 7 सीट मिलने के आसार हैं, यानी कि यहां कांग्रेस को फायदा है। 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रहा है, जो सर्वे अभी तक न्यूज स्टेट का बता रहा है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को हरियाणा में 3 सीट का अनुमान है। पिछले लोकसभा चुनावों से यहां पर बढ़त जरूर देखी जा रही है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहा है वो रहा है किसान आंदोलन का। तो अरविंद जय तिलक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले, अगर बात हरियाणा की जाए, विधानसभा चुनावों में भी ये चीजें दिखाई दी है कि बीजेपी कुछ ऐसे बिंदु थे जहां पर कमजोर होते दिखाई दी है, और ऊपर से जो किसानों का मुद्दा था, पंजाब और हरियाणा के लिहाज से हम बात करें तो हरियाणा में बहुत ज्यादा इसकी तपिश देखी गई। क्या उसका खामियाजा यहां पर बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? अरविंद जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? धीरेन्द्र सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, यही जो शिखा ने सवाल किया, हाँ वही सवाल। मैं ये धर्मेंद्र जी अगर है तो उनसे नहीं है सर, वो हरियाणा की बात कीजिए, वो नहीं है। तो हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां आपको जातीय राजनीति की बहुत कुछ वहां आता है स्पेल। अगर आप लगातार वहां कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जातियों का गठबंधन किस तरह होता है। अगर आप किसान आंदोलन के समय देखें तो जो पूरा जाट बाहुल्य क्षेत्र था, उसमें किसान आंदोलन के साथ खड़े होने की पूरी एक वहां एक लड़ाई थी। वो लोग खड़े हुए और उन्होंने इस पूरे, अगर चुनाव को देखें तो उसमें मनोहर लाल खट्टर को भी जिस तरह से बीजेपी ने बदला है, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सही सा डिसीजन था उस वक्त, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर बहुत प्रभावी नहीं थे। वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनका राज्य में प्रभाव नहीं दिखता था। नायब सिंह सैनी को लाया गया, लेकिन देर से लाया गया, यानी जो एक अनिल विज की नाराजगी हुई। तो ये जब चुनाव के वक्त ये चीजें होती हैं
ठीक चुनाव से पहले होती है तो कई बार अनस्टेबल होता है वो स्टेट इस तरह से। तो मुझे लगता है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा, उनकी पूरी ताकत जिस तरह से कांग्रेस में लगी, वो एक दिखी कि वो आ रहे हैं। ऐसा जरूर लग रहा था चुनाव से पहले भी, क्योंकि जेजेपी के साथ जिस तरह से सरकार चली थी, जेजेपी फिर सरकार से पहले छोड़ के गई, तो एक अलग तरीके से दिग्भ्रमित जो है मैसेज बीजेपी की तरफ से जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जरूर ऐसा था कि वो इस नुकसान को भी रोक पाने में कामयाब हुआ, यानी ये बड़ा भी हो सकता था। और भी सर्वे बता दें साउथ के धीरेन्द्र सर, तमिलनाडु, आंध्र और इसके अलावा गोवा की बात कर ले तो तमिलनाडु की बात करें जो सर्वे है 36 सीट तमिलनाडु की। न्यूज स्टेट के सर्वे में तमिलनाडु में 2 सीट मिलने का एनडीए का अनुमान है, जबकि 1 सीट का अनुमान अन्य की खाते को लेकर है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में तमिलनाडु में अन्य को 1 सीट का अनुमान है और इंडी गठबंधन को तमिलनाडु में 36 सीट है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को तमिलनाडु में 2 सीट का अनुमान। इसके अलावा तेलंगाना की भी बात करना यहाँ बेहद जरूरी है। तेलंगाना का हाल क्या है वो आपको बता दें। सर्वे में 9 सीट का अनुमान तेलंगाना में बीजेपी को, न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को तेलंगाना में 7 सीट का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में एआईएमआईएम को तेलंगाना में झटका लग सकता है। न्यूज स्टेट के सर्वे में एआईएमआईएम को तेलंगाना में 1 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। आंध्रा की भी बात करना यहाँ दीपशिखा जरूरी है कि आंध्रा की स्थिति क्या है। तो न्यूज स्टेट के सर्वे में एनडीए को